हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। इस एजुकेशनल सीरीज़ में जो हमने सबसे पहले प्रोग्राम लिया है वो लिया है इग्नू का मास्टर प्रोग्राम, जो कि पॉल साइंस का है। और जो हमने इस वीडियो में सबसे पहले सब्जेक्ट को कवर करा है वो करा है स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPSC 012। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी जिसमें वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 से 2020 तक के दिसंबर सेशन तक, वो सारे मैंने कवर करके आपको बताए थे। तो अगर आपने वो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर वाली वीडियो भी देख लें, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस बताए हैं ईयर वाइज कि कैसे वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी इस टॉपिक से क्वेश्चनों को पूछा गया है एग्जाम में। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे प्रीवियसली एग्जाम्स में, उनके आंसर आप इजीली अपने आप भी बना सकते हैं। कुछ इनपुट आपको इस वीडियो से मिल ही रहे हैं जो कि सफिशेंट है आंसर लिखने के लिए, बट आप भी अपनी सेल्फ स्टडी करें, कुछ इनपुट अपनी स्टडी से भी निकालें और कुछ इस वीडियो से भी आपको मिल रहे हैं, और उसको मिक्स करके आप अपना आंसर बना सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। चलिए हम जानते हैं वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी है क्या। ये जो वर्ड फाइल को हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप ये वर्ड फाइल अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी लिख के पोस्ट कर दें, ताकि मैं आपको ये वर्ड फाइल भी आपको ईमेल कर दूं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा बेसिक्स लेते हैं वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी। ये आपका इग्नू का चैप्टर 3 है MPSC का, जहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ है वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी। ये आप देख सकते हैं 3.3.1 में ये हमें टॉपिक दिया हुआ है। तो यहीं से ये क्वेश्चन पूछा, आंसर बनता है। लेकिन ये है कि आंसर बनता तो है, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा इग्नू का जो कंटेंट है थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाता है और समझ नहीं आता कि हमें आंसर कैसे देना है। तो इसीलिए मैंने ये एक्सेल फाइल, एक वर्ड फाइल भी बनाई हुई है, जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं और इसको भी समझेंगे और थोड़े टॉपिक लेंगे जो अपने आंसरों में हम दे सकते हैं। देखो, सबसे पहले वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी है क्या। देखो, ये पॉलिसी इमिग्रेशन को लेकर है, इमिग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया को लेकर है। एक्चुअली क्या इमिग्रेंट्स आपको पता ही है क्या होते हैं। इमिग्रेंट मतलब जो दूसरे देश के लोग आकर बसते हैं किसी देश में, उसे इमिग्रेंट्स बोलते हैं। जैसे इंडिया में अगर कोई फॉरेन देश से आके यहाँ पर आकर सेटल हो जाता है तो उसे इमिग्रेंट बोलेंगे, वो इंडिया के लिए इमिग्रेंट है। जैसे बांग्लादेश के लोग आके सेटल हो गए, अमेरिका के, यूरोप के, कोई भी ABC कोई भी कंट्री का आदमी इंडिया में आकर सेटल होता है तो उसे इमिग्रेंट बोलते हैं। और ऐसे ही एमिग्रेंट होते हैं। एमिग्रेंट उल्टा होता है, कोई भी इंडियन दूसरे देश में जाके सेटल होता है तो उसे हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एमिग्रेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर दो वर्ड है, इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स। तो यहाँ एमिग्रेंट का तो अभी कोई रोल नहीं है, हमें इमिग्रेंट्स के बारे में पढ़ना है। और हम ऑस्ट्रेलिया चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये इमिग्रेंट ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। तो वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी जो थी एक्चुअली इमिग्रेशन पॉलिसी ही थी। अब ये क्यों थी उसे जानने के लिए थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना होगा। जैसे आपको सबसे पहले भौगोलिक स्थिति जो है उसकी ज्योग्राफिकल कैसा है वो देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो, हम यहाँ पर मैप में आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। हम ऑस्ट्रेलिया के मैप में पीछे हमने जो वीडियो बनाई है फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर हमने डिस्कस करा था। और अगर आपने वो फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके आप देखें, आपकी बड़ी हेल्प करेगा एडवांस टॉपिक को समझने में। आज देखेंगे हम कि जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको कितनी हेल्प करेगा। हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कोस्टल एरिया में ही आके सेटल हुई है। देख रहे हैं आप कोस्टल एरिया, ग्रीन एरिया जो दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया का मैप खुला हुआ है हमारे सामने, और ये ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्री है न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया, ये सारे उसके नेबरिंग कंट्री है। अब ये इतना बड़ा हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया, ये नीचे तस्मानिया इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ग्रीन एरिया है यही एक्चुअली जो है ह्यूमन हैबिटेट्स है, मतलब ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो यहीं बसी हुई है। मोर देन 90% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो ऑस्ट्रेलिया में है वो इस कोस्टल बेल्ट में ही बसी हुई है। तो ये जो बड़े बड़े शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के, आप ये बेल्ट में ही देखोगे, कोस्टल बेल्ट। जो कोस्टल बेल्ट बोले तो जो समुद्र के साथ टच्ड एरिया हैं या उसके तटीय क्षेत्र हैं, हम कह सकते हैं कोस्टल लाइन। तो देखो आप पर्थ, एडिलेड, मेलबोर्न, सिडनी, न्यूकैसल, ब्रिस्बेन, तो ये सारे, तस्मानिया, ये सारे आप देखेंगे, ये सारे नामी गिरामी जगह हैं ऑस्ट्रेलिया की।
और यहीं पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेटल है। अब बाकी जगह क्यों नहीं सेटल है, वो इसलिए सेटल नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है लैंड एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया का वो एरिड है या सेमी एरिड है, मतलब बहुत ही शुष्क है या बहुत ही ज़्यादा मरुस्थलीय एरिया है। मतलब शुष्क, एरिड और सेमी एरिड मतलब बहुत ज़्यादा सूखा एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन लाइफ्स। हमारी मतलब कह सकते हैं जैसे अब आपको इंडिया में ही देखें जहाँ मेन एरिड एरिया है राजस्थान में, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि वो ह्यूमन रहने के लिए जिसे कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल एरिया नहीं है, इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा जैसे दिल्ली हो गया, कोई भी हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, जहाँ पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है एक ह्यूमन को रहने के लिए, ईजिली अवेलेबल है और कंडीशन भी ह्यूमन रहने के लिए फेवरेबल है, तो इसलिए सारी पॉपुलेशन भी हमारी इन्हीं एरियाज़ में है। अब कोई स्टेट होता तो स्टेट में भी पॉपुलेशन कहाँ होती है ज़्यादा, जहाँ पर रहने लायक सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो एरिड और सेमी एरिड एरिया में सुविधाएं नहीं होती, इसी कारण वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं होती। तो ये जो हम यहाँ मैप में देख रहे हैं सिर्फ एक ग्रीन ग्रीन जो एरिया है यही रहने लायक है। ग्रीन मतलब आपको पता ही है मैप में जो जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है ज़्यादा, वही एरिया रहने लायक है। और बाकी ये जो ब्राउन एरिया है ये मोस्ट ऑफ द एरिया क्या है, एरिड है या सेमी एरिड है, रहने लायक नहीं है। रहते हैं इक्का दुक्का लोग, जैसे हमारे राजस्थान में भी रह रहे हैं लोग, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रह रही। अब फॉरेनर आके यहाँ सेटल हुए थे, हमने देखा था ब्रिटिशर आके यहाँ सेटल हुए थे सबसे पहले, जो है हॉलैंड के लोग आके यहाँ सेटल हुए थे, बाद में ब्रिटिशर आके यहाँ पर सेटल हुए, एज अ पीनल ट्रांसपोर्ट आए वो यहाँ पर और उन्होंने अपने यहाँ पर कॉलोनियाँ बनानी शुरू करी। तो जब स्टार्टिंग में ये जब वो आए तो उन्हें वो आते ही कोस्टल एरिया में ही सेटल हुए क्योंकि वही रहने लायक जगह थी। जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग थे उन्होंने भगा दिया या उनके साथ मिलकर रहने लगे। स्टार्टिंग में तो साथ मिलकर रह रहे थे, बाद में उन्होंने खदेड़ दिया और उनकी लैंड में जाके उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब जब वो सेटल हुए तो उन्हें रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। अब ये इतना बड़ा था ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया से डबल से भी ज़्यादा बड़ा है, ये 135% ग्रेटर है। मतलब इंडिया अगर हम 100 मान रहे हैं तो ये 235 है लगभग, तो आप अंदाज़ा लगा लो इंडिया 100 है और ऑस्ट्रेलिया 235 है, तो दुगने से भी बड़ा देश है। तो इतना बड़ा देश है। और एक और है, आज की पॉपुलेशन बता रहा हूँ, आज इसकी पॉपुलेशन 2.6 करोड़ है। मतलब इससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो दिल्ली में है हमारी। दिल्ली एनसीआर की जोड़ दें तो दिल्ली एनसीआर में मोर देन 5 करोड़ लोग रह रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश जो इंडिया से भी 135% बड़ा देश है, उसमें सिर्फ 2.6 करोड़ लोग रह रहे हैं आज की डेट में। तो जब सेटल हुए थे तब तो बहुत ही कम पॉपुलेशन थी, आज हो गई है, आज वो वेल सेटल्ड है, आज एक देश है। उस समय तो आके ये सेटल हो रहे थे, धीरे धीरे देश बना रहे थे, तो उस समय तो बहुत ही कम पॉपुलेशन थी। और धीरे धीरे जब इनके जो साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करना शुरू करा तो इन्हें एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में बहुत सारे मिनरल्स मिले, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिले। अब ये सब हम क्यों जान रहे हैं, इसलिए जान रहे हैं वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी को समझने के लिए थोड़ा सा बेस हमें जानना जरूरी है। हमने देखा अंग्रेज आके यहाँ सेटल होने शुरू हुए, ब्रिटिशर। उसके बाद जब वो सेटल हुए उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी तो उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू करा। एरिया बहुत बड़ा था, एरिड था, सेमी एरिड था। एक्सप्लोर करने पे उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने शुरू हुए। अब ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हैं कि बहुत सारे, मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे देखो मैंने एक ये आपको दिखाऊंगा, ये रिसोर्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के आप फैक्ट देखोगे रिसोर्सेज के, देखिए क्या नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया में, आप ये देखिए। हम रिसोर्स की बात करें, देखो ये रहा एंटीमोनी, बॉक्साइट, ब्लैक कोल, इन सीटू रिकवरेबल, ब्राउन कोल इन सीटू, उसके बाद रिकवरेबल कोबाल्ट, कॉपर, क्रोमियम, डायमंड, फ्लोराइन, गोल्ड, आयरन ओर, आयरन कंटेन एफी, लीड, लिथियम, मैग्नीसाइट, ईटीसी। इतने सारे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं। आप देख सकते हैं कितने रिसोर्सेज है, रिसोर्सफुल स्टेट है, रिसोर्सफुल कंट्री है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, कमी नहीं है रिसोर्सेज की। मिनरल्स जो हैं ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी का 7% है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जीडीपी का, उसका जीडीपी का 7% पार्ट जो है उसका रिसोर्सेज से, उसके मिनरल से ही आ रहा है। तो देख सकते हैं कितने सारे मिनरल्स हैं, क्योंकि देश इतना बड़ा है। लेकिन पॉपुलेशन जरा सी है, पॉपुलेशन बड़ी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन तो सारी यहाँ पर ही रह रही है ऑस्ट्रेलिया में। ये तो इतना बड़ा एरिड एरिया है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। देखिए हुआ क्या, जब 17 मतलब कह सकते हैं 17वीं सेंचुरी से लोग आके यहाँ पर बसना शुरू हुए, सेटल होना शुरू हुए और एक्सप्लोर करने लगे। 19वीं शताब्दी की बात है,
उसके स्टार्टिंग से जो है यहाँ एक्सप्लोर होने लग गए मिनरल्स। और यहाँ पर जो है, यहाँ जो पॉपुलेशन बसी हुई थी उन्हें जो है लो लेवल पर काम करने के लिए लोग भी चाहिए थे। तो वो तो ब्रिटिशर थे, यूरोपियन थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो उन्होंने क्या करा, इंपोर्ट करना शुरू करा किसका, लेबर्स का और मजदूरों का। उन्होंने मजदूरों को बुलाना शुरू करा, क्योंकि मजदूर उन्हें दूसरे देशों से बड़े ही सस्ते दामों पर मिल जाते थे। वेजेस जो है उन्हें कम पैसे देने पड़ते थे। और वो मजदूर मोस्टली कहाँ से आए, वो पैसिफिक आइलैंड से आए। ये आपके पैसिफिक आइलैंड हैं, जितने भी आइलैंड यहाँ पर हैं उनसे उन्होंने मजदूरों को बुलाना शुरू करा। और यहाँ पर भी बुलाना शुरू करा, एशियन मजदूरों को भी बुलाना शुरू करा। इंडोनेशिया से आपके मजदूर आए, उसके बाद पैसिफिक आइलैंड इस एरिया को बोलते हैं, चाइना से आए। इन सब मजदूरों को लाया गया यहाँ पर छोटे मोटे काम करने के लिए, मोस्टली कृषि करने के लिए लेके आया गया कि कृषि करो, गन्ने की खेती के लिए, गन्ना बहुत होता है यहाँ पर, या दूसरे ग्रेन्स की खेती के लिए उनको लाया गया। ऐसा उन्हें कम मजदूरी देनी पड़े। अब देखो ये एक पैसिफिक जो आइलैंड एरिया है वो ये एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये सारे पैसिफिक। और ये एशिया है, लेफ्ट साइड में टॉप साइड में, लेफ्ट में टॉप में ये एशियन देश है, जहाँ से लोग यहाँ पर आना शुरू हुए और काम के तलाश में आना शुरू हुए। अब दिक्कत क्या हुई, वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी की मतलब ये बनाई क्यों गई, वो इसलिए बनाई गई, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है मजदूर आने लगे और बहुत कम पैसों में काम करते थे। और उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी इंडस्ट्री में, मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज था उनका काम करने में भी और उसमें भी। अब हुआ क्या, जब यहाँ पर मजदूर आना शुरू हुए तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि अब हमारा अस्तित्व संकट में आ गया। अब इतने साथ ज़्यादा मजदूर आ चुके हैं कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हम जो है ख़तरे में आ जाएंगे। और उस समय ये भी था, अब चाइनीज़ मजदूर सबसे ज़्यादा थे जो आने वाले थे। तो एक और धारणा थी अंग्रेज़ों की जो वहाँ पर सेटल्ड थे कि भाई अगर ये आएंगे, चाइनीज़ आएंगे, तो वो अपने साथ जो है स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, लेप्रोसी मतलब कोढ़ की बीमारी, ये स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, ये इस तरीके की बीमारियां जो उस समय बहुत ज़्यादा फैला करती थी। उनका ये मानना था कि चाइनीज़ लोगों द्वारा ये फैल रही है, मतलब चाइनीज़ लोग अगर हम इतने ज़्यादा आ जाएंगे तो ये हम भी इसकी चपेट में आ सकते हैं इन बीमारियों की। यही कारण था कि वो चाइनीज़ लोगों को एविल बोलते थे, चाइनीज़ एज अ एविल, और उन्हें ख़तरनाक मानते थे, येलो पेरिल तक बोलते थे उन्हें वो अंग्रेज जो वहाँ पर थे। तो वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी लाई गई 1850 में, ये लाई गई वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी को 1850 में लाया गया। अब इसका देखो बहुत बड़ा श्रेय हमारा उसको भी जाता है, वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी से जो इतने सारे जो हैं इमिग्रेंट मतलब जो आए ऑस्ट्रेलिया में, वो इतने ज़्यादा आए। और उसके पीछे लॉजिक एक तो कृषि ही था, हमने देखा कि वो खुद नहीं करना चाह रहे थे, उन्हें लो लेवल पर काम करने के लिए लोग चाहिए थे। तो ऐसे गरीब देशों से लोग यहाँ आए, उन्हें कम वेजेस में उन्होंने रखा। और एक दूसरा रीज़न ये था कि 19वीं शताब्दी के स्टार्ट में, इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स की खोज हो रही थी। उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल था गोल्ड की खोज हो चुकी थी, मतलब गोल्ड मिल गया था न्यू साउथ वेल्स में। तो इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हो गए वहाँ पर सेटल होने के लिए कि उन्हें मजदूर चाहिए थे। और वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं माइनें बनी गोल्ड निकालने के लिए। तो माइनों में मेजरली इन्हीं कंट्री से आए हुए लोग ही, जो इमिग्रेंट लोग थे, वही काम करते थे। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब देखिए, ये देखिए, द टर्म वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी वॉज वाइडली यूज टू encapsulate a set of history policies that aim to forbid the people of non-European ethnic origin, especially Asian, primarily Chinese and Pacific Islanders, from the immigrating to Australia starting in 1901। अब देखो वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी क्या थी, ऐसी पॉलिसी थी, हिस्ट्री में बनाई गई पॉलिसी थी जिसमें जो नॉन यूरोपियन लोग हैं उन पर रोक लगाई जाए। और इसकी शुरुआत 1901 से शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ, बाद में जाकर ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इस पॉलिसी को डिसमेंटल कर दिया 1949 से 1973 के बीच में, मतलब 1949 से 1973 के बीच में डिसमेंटल कर दिया, मतलब धीरे धीरे पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। 1949 से इन्होंने ख़त्म करना शुरू करा और 1973 आते आते इन्होंने ये पूरी ही ख़त्म कर दी। लेकिन ये पॉलिसी क्या थी, रोक लगाना किस पे, जो नॉन यूरोपियन लोगों का ऑस्ट्रेलिया में आने पर
रोक लगाने को ही वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी कहा गया था। अब देखो हिस्ट्री, अब ऐसा क्यों हुआ? द कॉम्पिटिशन इन गोल्ड फील्ड बिटवीन ब्रिटिश एंड चाइनीज माइनर। देखो सबसे पहला पॉइंट ये कि गोल्ड फील्ड मिल गई थी, अब वहाँ कंपटीशन हो रहा था, मतलब जो ब्रिटिशर माइनर थे, ब्रिटिश भी अपने जिसे कह सकते हैं मजदूरों के साथ काम कर रहे थे, और चाइनीज़ भी थे, मतलब चाइनीज़ भी ब्रिटिशों के अंडर ही काम कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में आपस में कंपटीशन होने लग गया। मतलब मजदूरों में एक ब्रिटिश मजदूरों की गैंग बन गई, एक चाइनीज़ मजदूरों की गैंग बन गई, उनकी लेबर यूनियन बन गई, और ये आपस में टकराने लग गए। पैसिफिक आइलैंडर भी थे। उसके बाद पैसिफिक आइलैंडर्स को भी बुलाया गया, मैंने बताया आपको किसके लिए बुलाया गया, शुगर प्लांटेशन के लिए, गन्ने की खेती के लिए, क्वींसलैंड में करते थे, और उन पे दबाव डाला गया कि वो कम पैसों में ही काम करें। वो कम पैसों में ही काम कर रहे थे, बहुत कम वेजेस में काम कर रहे थे। अब क्या हुआ, फ्रॉम द 1850 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली मेंबर ज्वाइनिंग द चाइनीज माइनर्स ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया। अब 1850 में कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी है? अंग्रेजों वाली गवर्नमेंट, जो वहाँ पर जाके जिन्होंने अपनी सरकार बनाई, अपना देश घोषित कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने 1850 में चाइनीज़ माइनर्स की फैमिली मेंबरों को भी बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले क्या करते थे, जो ऑलरेडी चाइनीज़ लेबर जो है काम कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ काम कर रही थी? माइनिंग में कर रही थी, प्लांटेशन में कर रही थी, डिफरेंट इंडस्ट्री में लगे हुए थे छोटे लेवल पे। वो क्या करते थे, अपने देश से अपने फैमिली मेम्बरों को भी बुला लेते थे, और उन्हें वो भी ज्वाइन कर लेते थे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में आके। तो सबसे पहले 1850 में ऑस्ट्रेलियन ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने चाइनीज़ फैमिली मेंबर्स को बैन कर दिया कि कोई भी चाइनीज़ अपने मेंबर को यहाँ पर माइनिंग में ऐड नहीं, मतलब बुला नहीं सकता अपने साथ काम करने के लिए। ठीक है। द कॉलोनियल अथॉरिटीज लिवाइड अ स्पेशल टैक्स ऑन चाइनीज़ इमिग्रेंट दैट अदर इमिग्रेंट्स वर एजेम्प्टेड फ्रॉम। और एक और बात कि भाई दिक्कत इन्हें मोस्टली चाइना से ही थी, क्योंकि चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा थे, छोटे तबके में जो काम करने वाले लोग थे वो चाइनीज़ ज़्यादा थे। तो इन्होंने उनकी मतलब उनका आगमन, इन्फ्लक्स जो है कम हो जाए देश में, इमिग्रेशन कम हो जाए, उसके लिए इन्होंने अलग अलग टैक्स भी लगाने शुरू कर दिए, सिर्फ ओनली फॉर चाइनीज़ लोग। बाकियों के लिए वो अजेम्प्ट होते थे, मतलब दूसरे देश से कोई आ रहा है तो उसको वो टैक्स नहीं लगाते थे, बस सिर्फ चाइनीज़ के लिए लगाते थे, ताकि उनकी संख्या कम हो सके उनके देश ऑस्ट्रेलिया में। अब टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द लेबर यूनियन पुश टू स्टॉप चाइनीज इमिग्रेंट वर्किंग इन फर्नीचर एंड गार्डन इंडस्ट्री। अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते, मतलब 19th सेंचुरी का मतलब है 1800s की बात कर रहे हैं, मतलब 1890 1895, 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते चाइनीज़ वर्करों का फर्नीचर और गार्डन इंडस्ट्री में काम करने पर भी जो है रोक लगा दी गई, मतलब उस पर भी रोक लगा दी गई कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा। अब ऐसा क्यों करा? अब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था वहाँ की इंडस्ट्री जो है, फर्नीचर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी, चाइनीज़ लेबर इतने ज़्यादा हो गए थे कि अब वो जब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में फर्नीचर बनाते थे उसमें लिख देते थे मेड विद चाइनीज़ लेबर। मतलब आप किसी और के देश में जा रहे हो, बेशक से आप काम कर रहे हो, और जब आप वो कोई सामान बना रहे हो, ये उस पर चेपी भी चिपकाने लग गए कि भाई मेड विद चाइनीज़ लेबर। तो यार ये तो वैसे थोड़ी अति हो गई थी, और कोई भी देश ये चीज़ तो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे देश में भी अगर कोई दूसरे देश से आके यहाँ काम कर दे और ऐसा कुछ गलत देश के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, तो ये थोड़ा सा थी सिचुएशन अटपटी, जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ये बैन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सून आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया बिकम फेडरल 1901, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन होना चाहिए, वो ये कि 1901 में ऑस्ट्रेलिया फेडरल कंट्री बन गया। फेडरल क्या होता है, जैसे इंडिया फेडरल है, मतलब स्टेट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद नीचे स्टेट गवर्नमेंट से, तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया भी बन गया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और नीचे सारे स्टेट्स होंगे और उनकी भी अपनी गवर्नमेंट होगी। तो फेडरल बना 1901 में, और जो सबसे पहली सरकार बनी वो बनी एडमंड बार्टन की, एडमंड बार्टन। चलिए मैंने उनकी फ़ोटो निकाल के रखी है ताकि पता रहे हमें, साथ साथ हमें बेसिक्स भी क्लियर हो। ये थे हमारे एडमंड बार्टन, तो ये आपको याद रखना है। एडमंड बार्टन जो थे ऑस्ट्रेलिया पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट पीएम किसके, फेडरल ऑस्ट्रेलिया के, जब ऑस्ट्रेलिया फेडरल बना, ठीक है, पहले थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना और याद भी रखना, क्योंकि यहाँ पर हमें देना है। अब इन्होंने सबसे पहला रूल लेके आए, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट ऑफ 1901। इन्होंने एक एक्ट पास करा जिसका नाम था इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट। ये सब पॉइंट आपको लिखने हैं एग्जाम में। 1901 में लाए, और ये बनाया किसने, ये बनाया एल्फ्रेड डीकन ने।
एल्फ्रेड डीकन बाद में चलकर दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने वो ऑस्ट्रेलिया के। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ये किसने ड्राफ्ट करा था? एल्फ्रेड डेकन ने, और बाद में चलकर ये दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। अब इनके अभी देख लेते हैं, ये थे हमारे एल्बर्ट डेकन, ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इन्होंने ये बनाया, वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी बनाई, और ये वाला एक्ट इन्होंने ही ड्राफ्ट करा, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट। किसके कार्यकाल में? एडवर्ड बार्टन के। एल्फ्रेड डेकन ने ये ड्राफ्ट करा। उसके बाद क्या हुआ? द पैसेज ऑफ दिस बिल मार्क्ड द कमेंसमेंट ऑफ द वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी एज अ ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी। Subsequent further strengthened the policy up to start Second World War. This policy effectively gave the British migrant preference overall all other through the first 4 decades of the 20th century. अब क्या हुआ? टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इस पॉलिसी को अप्लाई रखा गया, और 4 डिकेड्स तक ये मतलब काम करती रही है अली जो एक्ट है। और इसमें क्या था? इस एक्ट में मेनली ये था कि जो वाइट पीपल हैं उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी दूसरों के कंपैरिजन में। मतलब जो ब्रिटिश के मिग्रेंट्स हैं उन्हीं को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में आके बसना चाहता है, काम करना चाहता है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस ब्रिटिशरों को ही दी जाएगी। इस एक्ट में ये था, मतलब हमारे जो इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट है उसमें ये था कि वाइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर द अदर एथनिक ग्रुप। ठीक है, तो इन्होंने ये लेके आए। उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्राइम मिनिस्टर जॉन कर्टिन। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? जॉन कर्टिन थे। उन्होंने क्या कहा उस समय? उनकी एक कथनी बड़ी फेमस हुई थी। उन्होंने ये कहा कि दीज कंट्री शेल रिमेन फॉर एवर द होम ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दोज पीपल हु कम हेयर इन अ पीस इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश इन द साउथ सीज एन आउटपोस्ट ऑफ द ब्रिटिश रेस। उन्होंने ये कहा, ये उन देशों के वंशजों का घर बना रहेगा जो दक्षिण सागर में ब्रिटिश जाति की स्थापना के लिए यहाँ पर शांति से आए थे। और वो मेनली किसको वो कर रहे थे रेफर? वो ब्रिटिश रेस को कर रहे थे। तो ये हमारा था। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। ये सब हम देंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट डिसमेंटल था। अब उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उन्होंने क्या करा? उन्होंने डिसमेंटल करनी शुरू करी। डिसमेंटल मतलब इस एक्ट को तोड़ना शुरू करा धीरे धीरे करके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश इमिग्रेशन अलाउइंग द लार्ज मल्टी एथनिक पोस्ट वॉर प्रोग्राम ऑफ द इमिग्रेशन, द रॉबर्ट मेंजीज। अब देखो किसको श्रेय जाता है डिसमेंटल का? वो श्रेय जाता है रॉबर्ट मेंजीज। ये भी इनके प्रधानमंत्री थे ड्यूरिंग द 49 और 67 तक ये 2 प्रधानमंत्री रहे। 49 से अलग अलग टेन्योर था, मतलब पहले रॉबर्ट मेंजीज रहे, उसके बाद हारोल्ड होल्ट रहे। इनको श्रेय जाता है ये वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी को डिसमेंटल करने का, तोड़ने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इस पीरियड में इन्होंने तोड़ा। उसके बाद में ये कंटिन्यू करा इनके काम को आगे कंटिन्यू करा विटलैम गवर्नमेंट ने। विटलैम भी इनके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये आगे इन्होंने काम जारी रखा। और ये उसके बाद 1975 में जो है विटलैम गवर्नमेंट ने ही क्या करा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट लेके आए। और उन्होंने उसमें क्या बोला? ऑस्ट्रेलिया हैज़ मेंटेन लार्ज स्केल मल्टी एथनिक इमिग्रेशन। मतलब वो इन्होंने किसी एक रेस को प्रेफरेंस देने को अनलॉफुल माना। और इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है हर तबके के लोगों का स्वागत करता है अपने देश में। इन्होंने खुले में कहना शुरू कर दिया। अब 1900 आज हम करंट सिचुएशन देखें, आज 21 चल रहा है, मतलब 20-21 की बात कर रहे हैं। अभी तो भी हमारा कोरोना में ही चले गया सारा। तो आज हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया मिग्रेशन प्रोग्राम अलाउज द पीपल फ्रॉम एनी कंट्री टू अप्लाई टू मिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, एथनिसिटी, कल्चर, रीजन और लैंग्वेज, प्रोवाइडेड दैट दे मीट द क्राइटेरिया सेट आउट इन लॉ। मतलब आज जो इनकी मिग्रेशन पॉलिसी है, आज जब ये लोगों को अपने देश में कोई भी मतलब आउटसाइडर जो है अदर देन ऑस्ट्रेलिया से लोग यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं, तो आज इनकी पॉलिसी ये बोलती है कि आप हमारे देश में आकर सेटल हो सकते हो। वो हम आपकी कोई भी मतलब हमें आपकी नेशनलिटी से कोई मतलब नहीं है, आपकी एथनिसिटी से कोई मतलब नहीं है, कल्चर से कोई मतलब नहीं है, रीजन से, लैंग्वेज से। बस जो हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है हमारे देश में आके सेटल होने का, बस वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप किसी भी देश में रहते हो, आप आके हमारे देश में भी सेटल हो सकते हो।
तो आज इनकी पॉलिसी ये होगी। आज मतलब कह सकते हैं आज जो इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी है वो मल्टी कल्चरल है। आप मतलब अलग अलग कल्चर के लोग आके यहाँ पर बस गए हैं, क्योंकि हमने देखा डिसमेंटल हुई 1949 के बाद, तो उसके बाद से यहाँ पर अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग रेस के लोग आकर रहने लगे। तब ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बन गई है, हर कल्चर के लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं। अब एक फैक्ट था, एक गोल्ड रश का टाइम था यहाँ पर, गोल्ड रश 1850 में। गोल्ड रश क्या था, मतलब गोल्ड की खोज हुई, पता चला भाई गोल्ड है, तो सारे लोग भागे वहाँ पर। ये इसी तरीका का रश हुआ था कैलिफोर्निया गोल्ड रश, कैलिफोर्निया में भी ऐसा हुआ था अमेरिका में। जब कैलिफोर्निया में गोल्ड की खोज हुई तो सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए। अब मतलब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि भाई आप ढूंढो, हम आपको रिवॉर्ड देंगे, आप ढूंढो। मतलब गवर्नमेंट ने लोगों को काम दे दिया। तो जब लोगों को पता चल गया हमें ढूंढना है, हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो लोग जो हैं कूद जाते हैं। मतलब जब पैसों का मामला है यार, किसको अच्छे नहीं लगते पैसे। तो गोल्ड रश यहाँ पर भी आया था ऑस्ट्रेलिया में 1850 में, न्यू साउथ वेल्स में आया था। उस समय इसकी पॉपुलेशन अराउंड 2 लाख थी। मतलब पहले से इसकी पॉपुलेशन कम है, आज भी 2-2.5 करोड़ के अराउंड है, तो आज भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन सिर्फ न्यू साउथ वेल्स की 2 लाख थी, और उन 2 लाख में भी 40,000 चाइनीज़ आदमी थे और 9,000 चाइनीज़ औरतें थी। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 1/4 पॉपुलेशन चाइनीज़ थी। तो कितना दबदबा था एक चाइनीज़ पॉपुलेशन, दबदबा नहीं कहेंगे, मतलब कह सकते हैं कि चाइनीज़ जो थे इतने ज़्यादा मात्रा में थे, काम कर रहे थे कि अंग्रेज जो हैं डर ही गए थे एक तरह से कि भाई इतने ज़्यादा चाइनीज़ या इतने ज़्यादा किसी और देश के लोग यहाँ पर काम के लिए बुलाना एक सुटेबल चीज़ नहीं है। उसी से बचने के लिए ये अपनी एक पॉलिसी लाए जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी क्या है। ये देखिए रॉबर्ट मेंजीज ये थे, अभी हमने जिक्र करा था। उसके बाद विटलाम गवर्नमेंट का जिक्र आया, ये विटलाम थे, इन्हीं की गवर्नमेंट थी, जैसे मोदी गवर्नमेंट है ऐसे गॉफ विटलाम। होप आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि याली जो मैंने एक बनाई हुई है, एक नोट बनाया हुआ है वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी को लेके, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास भी हो तो आप ईमेल कमेंट में जो है अपनी ईमेल आईडी पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको ईमेल कर दूंगा ये आपकी ईमेल आईडी पे। तो यही थी वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी। मोटा मोटा ये कि भाई वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे दूसरे स्पेशली चाइनीज़ और पैसिफिक आइलैंडर को अपने देश में सेटल होने से बचाने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी लेके आया। और इस पॉलिसी में क्या था, वो फेवर करते थे ब्रिटिशरों का, कि ब्रिटिशर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और चाइनीज़ लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे कि वो ताकि कम से कम यहाँ सेटल हो पाए। ठीक है, तो मोटा मोटी यही थी हमारी वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी। और इसको बाद में डिसमेंटल भी कर दिया गया 1949 से आपका 66 के बीच में इसको डिसमेंटल भी कर दिया गया। ये देखो किसको श्रेय जाता है, रॉबर्ट मेंजीज और हैरोल्ड हॉल्ट को श्रेय जाता है डिसमेंटल शुरुआत करने का। और बाद में विटलैम ने अपनी गवर्नमेंट को, अपने ऑस्ट्रेलिया को एज अ मल्टीकल्चरल बनाने में बहुत मदद करी। कौन सा एक्ट लाके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट लाके 1975 में। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने और आंसर्स में ये सारे पॉइंट्स लिखने, इनके नाम भी याद रखने, कौन से पीएम थे, कब आए, कब फेडरल बना। ठीक है, ये थोड़े फैक्ट्स भी रखने हैं। तो ये सब चीज़ें आप जब लिखोगे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जैसे बोलते हैं। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगली वीडियो हम लेके आएंगे ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और उसे भी हम इसी तरह से आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।